ये कहानी है उस स्टूडेंट की जिसकी पूरी क्लास 11th वेस्ट हो जाती है ड्यू टू कोविड और वह कुछ भी नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वो क्लास 12th में जाने के बाद स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करता है, अपने बैकलॉग को क्लियर करता है और उसके साथ ही करंट सिलेबस को ही मैनेज करता है और इन सब कारण से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एम्स में सिलेक्ट हो जाता है। तो आखिरकार ये उसने किया कैसे और ये है कौन? तो ये और कोई नहीं, ये मैं खुद हूं, हर्षित कुमार। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से क्लास 11th के वेस्ट होने के बाद भी मैं एम्स में सिलेक्ट हो पाया, क्योंकि इट इज कंप्लीटली नॉर्मल कि तुम अपने क्लास 11th को वेस्ट कर देते हो। क्योंकि जब भी हम क्लास 10th के एग्जाम देकर आए होते हैं ना, तो हमें एक अलग सी फीलिंग होती है कि यार अब तो हम बहुत फ्री हो गए हैं, बोर्ड के बाद तो मजे ही मजे होंगे, तो हम थोड़ा पढ़ाई कम कर देते हैं और इस कारण से एक साल कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो देखो, एक साल बर्बाद हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें कैसे पढ़ना है ये उससे ज्यादा जरूरी है, जिससे तुम अपने 11th और 12th दोनों को एक साल के अंदर मैनेज कर पाओ और एक काफी अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इवन एम्स तक पहुंच पाओ। और उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब वीडियो में बात करते हैं कि 11th वेस्ट होने के बाद भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स को कैसे क्रैक किया था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हें स्ट्रेटेजिकली कुछ काम करने पड़ते हैं। और मैंने इसे कैसे किया था, मैंने अपने बैकलॉग कैसे क्लियर किए थे, मैंने किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड किया था जो कि तुम्हें भी अवॉइड करनी ही पड़ेंगे, वरना तुम कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स में सेलेक्ट हो ही नहीं सकते। और तीसरा, तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस टाइम पर। मैंने सारी चीजों को इन वीडियो में कवर किया है। साथ ही मैंने ये बताया तुम्हें कौन से लेक्चर को फॉलो करना है, साथ ही मैंने बताया तुम्हें कौन सा क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है। मतलब तुम्हें एक ओवरऑल अप्रोच मिल जाएगा इस वीडियो की तुम्हें प्रिपेयर करना कैसे है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ट्राई करना कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना हो पाए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, डोंट कमिट सेम मिस्टेक्स अगेन। तुम्हें सेम मिस्टेक को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने अपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। हो सकता है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई हो सकता है ऑनलाइन क्लास करने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, कि भैया ऑनलाइन क्लास में मजा नहीं आता, वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता, या हो सकता है टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही होगी। तो तुम्हें इन सबको ओवरकम करना ही पड़ेगा और इसके लिए तुम कोई ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और तुम्हारे सामने दिक्कत ये आ रही होगी कि भैया मेरे फाइनेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, फैमिली बहुत ही फाइनेंशियली वीक है, तब मैं क्या करूं। तो इसका एक सोल्यूशन है कि तुम अगर जो भी क्लास 10th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो और जो क्लास 12th में जाने वाले हैं इस टाइम पर, उनके लिए मोशन इंस्टीट्यूट लेकर आया है लॉटरी 4.0। मोशन इंस्टीट्यूट के बारे में तुम लोग तो जानती होगी, इंडिया का रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जहां से मैक्सिमम सिलेक्शन हर साल आते हैं आईआईटी जेईई और नीट से। और इसके जो फेमस सर है एनवी सर, उनके बारे में तो तुम लोग ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जो कि फिजिक्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं और खुद एक आईआईटीएन भी है। तो मोशन हर साल एक लॉटरी रिलीज करता है और ये उसका चौथा साल है, और जिसमें 19 से 25 मार्च तक तुम्हें जाना है और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये लॉटरी के अंदर क्या होता है, जो भी फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स है उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि काफी बड़ी बात है। उसके अंदर तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और रेसिडेंशियल फी भी कवर्ड होता है। जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनके लिए दोनों चीजें बिल्कुल कवर्ड हो जाएगी। उसके साथ ही तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो सोचो कितना बड़ा ऑफर है तुम्हारे लिए, और इतना रिनाउंड इंस्टीट्यूट दे रहा है, तो सोचो ये ऑफर कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। और तो जाओ और इसके लिए अप्लाई जरूर से कर देना। और तुम्हारे फैमिली में अगर कोई क्लास 10th या क्लास 11th में है, जो कि 12th में जा रहा है या 11th में जा रहा है, तो उसको भी इससे जरूर इन्फॉर्म कर देना। या फिर जो भी नीडी लोग हैं, जो रियली में फाइनेंशियली वीक है, तुम अगर उनको जानते हो तो उनको जाकर इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हारा कुछ नहीं लगने वाला इसमें। जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ उसको रजिस्टर कर ही लो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर कि अब दूसरा पॉइंट आता है तुम्हारा, आइडेंटिफाई योर मेन रीजन बिहाइंड नॉट टू स्टडी। मतलब तुम्हारे ऐसे क्या कारण थे जिस कारण से तुम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए। हो सकता है तुम्हारे कोई रिलेशनशिप इशू हो, मे बी, क्योंकि बहुत सारे लोग की इस टाइम पर होती है। ऐसा लगता है कि क्लास 10th एग्जाम देकर हम लोग आए हैं, अब तो हम बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब तो हम जाएंगे, अब तो थोड़ा हम रिलेशनशिप में रहेंगे या गेम खेलेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती मारेंगे, यही सब चीज हमारे दिमाग में घूमती है। या फिर हो सकता होगा तुम गेमिंग में आ गए हो, डिस्ट्रैक्शन में आ गए हो, कुछ फ्रेंड जोन में आ गए हो, मतलब इस तरह की चीजें हो सकती है। तो तुम्हें यह करना होगा, तुम्हें इस चीज को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हो ना, तो तुम कभी नीट में सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर तुम पबजी खेल रहे हो और तुम ये सोच रहे हो मैं पबजी खेलते खेलते नीट निकाल लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मत सोचना कि वो इंटरव्यू में एक टॉपर कह रहा था कि वो गेम खेलते खेलते नेटफ्लिक्स देखते देखते सिलेक्ट हो गया, तो तुम भी सिलेक्ट हो जाओगे। वो हर किसी के साथ नहीं होता। तुम उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि वो स्टूडेंट क्लास 10th में कितना ज्यादा पढ़ने वाला था। उसने क्लास 10th में ही ऑलमोस्ट 11 12 के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, तो उसके लिए तो नीट एग्जाम आसान होगा ही ना। लेकिन तुम तो एक एवरेज स्टूडेंट हो, और एवरेज स्टूडेंट को अगर नीट में सिलेक्ट होना है
तो उसको सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते हैं। लाइक उसको गेमिंग डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी क्रिकेट खेलना हो गया, ये सब को अवॉइड करना पड़ेगा और तुम्हें फोकस्ड होकर एक जगह पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर भैया बात आती है अपने बैकलॉग को कवर कैसे करें। बैकलॉग इतना ज्यादा हो चुका है कि समझ में नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे खत्म करना है, और कुछ लोग का तो पूरा 11th ही बैकलॉग बन चुका है। और ऐसा बात नहीं कि इसमें बहुत दिक्कत वाली बात है, नहीं, ये सब कॉमन है और इसको ओवरकम किया जा सकता है। देखो यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक वो होंगे जिन्होंने अभी तक क्लास 11th का कुछ नहीं पढ़ा है, भले ही वो क्लास 11th किसी तरह से पास कर गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर या चीटिंग करके, व्हाटएवर रीजन पास कर गए, लेकिन पढ़ा उन्होंने कुछ नहीं है। और दूसरे वो होंगे जिन्होंने बेसिक चैप्टर तो एटलीस्ट पढ़ रखे हैं कि हाँ भैया मुझे बेसिक काइनेमेटिक्स, बेसिक वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इतना तो आता ही है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना, उनको पहले स्टार्ट करना है बेसिक चैप्टर के साथ, जिसके बिना तुम क्लास 12th को कर ही नहीं सकते। मतलब ये है कि क्लास 11th के सारे चैप्टर की जरूरत क्लास 12th में नहीं पड़ती है, लेकिन क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें करने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 12th को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए उन चैप्टर को तो सबसे पहले कर लेना, और जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है ना, उनको क्या है, उनको अदर चैप्टर के साथ जाना चाहिए और उसको जल्दी से कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। तो बात करते हैं भैया ऐसे कौन से बेसिक चैप्टर है जिनको हमें क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले खत्म कर लेना चाहिए, या फिर अगले 2-3 महीने के अंदर तो वो कवर हो ही जाना चाहिए। देखो वो चैप्टर है तुम्हारा बेसिक मैथ, काइनेमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर। इसमें मैंने कोई भी टफ चैप्टर नहीं लिखा है, लाइक रोटेशन नहीं लिखा, सेंटर ऑफ मास नहीं लिखा, फ्लूइड नहीं लिखा, थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिखा, क्योंकि ये सारे चैप्टर थोड़े टफ होते हैं और उनका एज सच कोई रिलेशन भी नहीं है क्लास 12th के साथ। लेकिन ये सारे इतने बेसिक चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है जो कि तुम बहुत ही जल्दी कर सकते हो। इसमें एक जो चैप्टर टफ है वो थोड़ा ग्रेविटेशन ही है, लेकिन इसका यूज भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है, तो ये भी तुम आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो इतने चैप्टर तो तुम्हें फिजिक्स में करने ही करने हैं, और लेक्चर कहां से देखने, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने, ये सारी बातें मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो में बने रहना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में तुम्हें इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, दो ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक के, और तुम्हें इन दोनों चैप्टर को अच्छे से करना है। पी ब्लॉक चैप्टर को तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों चैप्टर मस्ट है, इसके बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी कर लेना, हाइड्रोकार्बन को अभी के लिए स्किप किया जा सकता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट कर लेना और एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इस सब को छोड़ सकते हो क्योंकि काफी टफ है और इसमें तुम्हारा टाइम काफी ज्यादा लगेगा। मैं भी ऐसे चैप्टर की बात बता रहा हूं जो तुम कम टाइम के अंदर कर लोगे और उससे तुम्हारा क्लास 12th का स्टडी बहुत ही स्मूथली चल सकेगा, और जो बचे हुए चैप्टर है वो तो इस टाइम तुम कवर कर ही लोगे ना। ये मत सोचना कि मैं क्लास 11th के जो बचे हुए चैप्टर है ना उसको क्लास 12th खत्म होने के बाद करूंगा, नहीं, क्योंकि वो ब्लंडर है। तुम्हारे पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं कि तुम क्लास 12th के बाद क्लास 11th कर पाओ। जितना हो सकता है तुम क्लास 11th को अभी कवर करते चले जाओ, ठीक है ना। अब बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि भैया सेल वाले चैप्टर से ये स्टार्ट करे क्या, मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करे क्या, या प्लांट फिजियो से स्टार्ट करे, एनिमल फिजियो से स्टार्ट करे, कोई ऐसा सच लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी तुम पढ़ो तो एक यूनिट को साथ में पढ़ो। मतलब जब अगर तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करना, उसके बाद प्लांट फिजियो पढ़ाना। ऐसा मत करना कि 2 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का पढ़ लिया, 2 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का पढ़ लिया, और अगर तुम इस तरह से भी अभी तक रैंडम पढ़ते आ रहे हो तो एक बार सीक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि रैंडम पढ़ने से तुम्हारे कांसेप्ट्स बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। जब तुम सीक्वेंस में पढ़ोगे तब तुम्हें मजा भी आएगा और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हें इतने सारे चैप्टर्स करने हैं, पर भैया हमें टाइम कहां से मिलेगा इतने सारे चैप्टर करने का, क्योंकि बहुत सारी जगह पर तो कोचिंग स्टार्ट हो गई होगी 12th की और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भैया मैं सिलेबस स्टार्ट करूं तो करूं कैसा, टाइम तो मिल ही नहीं रहा। तो टाइम का मैनेज कैसे करना है, तुम्हारे पास भी 2 क्लास मैनेज करने हैं, एक क्लास 12th और एक क्लास 11th। तो क्लास 12th जो है वो बहुत ही भी स्लो स्पीड पे चलता है। जब स्टार्टिंग का टाइम होता है तो क्लास बहुत ही धीरे धीरे चल रही होती है, तो उस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी में जो भी कुछ पढ़ाया जाए उसकी एनसीईआरटी को क्लास में ही रीड कर लिया करो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्लास 12th में तुम्हें जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बाद में समय ना देना पड़े, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए घर पे जाके बस नोट्स रिवाइज कर लो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। मतलब ये मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे क्लास में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे या मुश्किल से मुश्किल 5 घंटे तक ही लगेंगे। अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो 2x पर देख सकते हो, 1.5x पर देख सकते हो, और तुम्हें 3 घंटे लगेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। तो तुम्हारे 9 घंटे के अंदर ये क्लास 12th वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और बचे हुए 4-5 घंटे के अंदर तुम्हें क्या करना है, डेली तुम्हें क्लास 12th का बैकलॉग को कंप्लीट करना है। इस बात को समझो, तुम्हें डेली टाइम देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अपने बैकलॉग को खत्म करना है। तो तुम ये नहीं सोच सकते कि भैया बस सैटरडे संडे को करूंगा और काम हो जाएगा, नहीं, तुम्हें सैटरडे संडे को और ज्यादा एफर्ट्स लगाने और ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन डेली तुम्हें एटलीस्ट 4-5 घंटे नहीं ना सही तो 3-4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, तब तुम जाकर सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि देखो यार, पाप तुमने किया है, गलती तुमने करी है, तुमने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है, तो मेहनत भी तो तुम्हें ज्यादा करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मेहनत के तुम नीट में सिलेक्ट हो जाओ और एम्स जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच जाओ, ये तो नहीं हो सकता।
सकता है ना, तो इसलिए मेहनत तो जी जान लगा के करनी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे कि इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है और उसको कहां से कंप्लीट करना है। तो देखो, अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो तुम्हें सबसे पहले वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। तुम्हें डिटेल लेक्चर पे इस टाइम पर नहीं जाना है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वन शॉट लेक्चर देखने के साथ ही साथ तुम एनसीईआरटी को भी रीड करते रहोगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे बायो को, ठीक है। उसके साथ तुम इसमें हो सके तो पीवाईक्यू सॉल्व कर देना। उसके अलावा कोई भी मॉड्यूल पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इस काम को अवॉइड कर सकते हो तुम, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में तुम्हें बेसिक मैथ और यूनिट डायमेंशन दोनों के वन शॉट लगाने हैं क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत ही बेसिक है और ये वन शॉट से आराम से कवर्ड हो जाएगा। लेकिन बात करें लॉन्ग चैप्टर्स की, लाइक काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए तुम्हें डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे। वन शॉट से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सारा चैप्टर तुम्हें डीपली कंसेप्ट को समझना है। अगर तुमने कंसेप्ट को नहीं समझा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सब लोग उसमें फॉर्मूला रटते हैं, लेकिन अगर उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो तुम बिना रटे ही काम चला लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में तुम्हें वन शॉट लेक्चर देखने हैं, लेकिन उम्मीद बैच के देखने हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म के मत देखना क्योंकि हो सकता है उसके अंदर सारे कंटेंट कवर्ड ना हो। अगर तुम वन शॉट देखोगे तो तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो पाएगा और एक काफी अच्छा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन पाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को लेकर चलना है। ऐसा तुम्हें नहीं करना कि भैया मेरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया और फिजिकल ऑर्गेनिक हुआ ही नहीं, या फिजिकल मैंने पढ़ लिया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं किया। नहीं यार, तुम्हें तीनों का बैलेंस लेकर चलना है, वरना क्या होगा, क्लास 12 में कोई चैप्टर आएगा और वो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की जाए तो बायोलॉजी में तुम्हें कहां से करना है, एमटीजी पीवाईक्यू मैंने बता ही दिया। एमटीजी तुम बाद में रखते हो, मेनली तुम्हें पीवाईक्यू ही करना है, ठीक है। फिजिक्स की बात की जाए तो मॉड्यूल डीपीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेन फोकस होना चाहिए, साथ में तुम मॉड्यूल कर सकते हो। केमिस्ट्री में बात की जाए तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए और साथ ही मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन और पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन, इतने तुम्हें करने हैं। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुनने में ये सब काफी ज्यादा लग रहा होगा कि भैया इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर पाएंगे, दिन के 14 घंटा कैसे पढ़ पाएंगे। तो देखो यार, अगर डॉक्टर बनना है तो इतना आसान तो नहीं होने वाला ना, कुछ डिफिकल्टी तो हो गई, तभी तो नीट में इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते, तभी तो नीट का सिलेक्शन रेशियो इतना कम है और कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो पर ये सारा चीज वर्थ इट होगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। और अगर तुम्हें अभी कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, या फिर तुम मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां में मैं रिप्लाई दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम पर तुम्हें फ्री पीडीएफ और मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, तो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल ही फ्री है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।